नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं, लाइव इंटरव्यू। और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं आजाद जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक उज्जवल दीवान जी। उज्जवल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी पर। जय हिंद सर, थैंक यू जी। बहुत सारी पार्टियां हैं छत्तीसगढ़ में, चुनाव भी जो है इस समय जो मौसम है वो लगातार जो है बना हुआ है, बढ़ रहा है। ऐसे में एक नई पार्टी क्यों? मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है, आपको क्यों लगा कि एक नई पार्टी होनी चाहिए जो छत्तीसगढ़ के विकास में एक अहम भागीदारी निभा सकती है, एक अहम रोल निभा सकती है पार्टी? जी सर, छत्तीसगढ़ में नई पार्टी को इसलिए आना पड़ा क्योंकि जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो बाहर की पार्टियां, वो छत्तीसगढ़ के लोगों का विकास करना ही नहीं चाहती। छत्तीसगढ़ सर राज्य पूरा राजस्व से भरपूर, संसाधनों से भरपूर, लेकिन यहाँ की जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी आज तक किसी भी बड़ी पार्टी ने नहीं दिया है। तो इसके लिए हम एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में अब छत्तीसगढ़ में आए हैं और हमारी आजाद जनता पार्टी शोषितों और पीड़ितों की पार्टी है। अब बिल्कुल जो बेसिक मुद्दे हैं जनता के, हम उसको लेकर मार्केट में उतरे हैं। अब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, तब हमको पता चल रहा है कि 23 साल हो गए सर राज्य का निर्माण हुए, यहाँ की जनता को जो अधिकार मिलने थे वो मिले ही नहीं, इसलिए हमको राजनीति में उतरना पड़ रहा है। अगर बड़ी पार्टियां और बाहरी पार्टियां अच्छा कर गई होती तो हम तो सरकारी तंत्र में नौकर थे, नौकरी करते रहते सर। छत्तीसगढ़ की असल समस्या क्या है जिसे लेकर के आपको लगता है कि दिल्ली से नहीं सुधर सकती है, वो केवल जो है रायपुर से ही सही हो सकता है, और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो भी सही नहीं कर रही हैं? तो जो असल समस्या है छत्तीसगढ़ की, जो विकास में बाधा जो आ रही है, वो असली समस्या क्या है? सर, असली समस्या यही है कि जो भी सत्ता सरकार में बैठ रहे हैं अपने जेब भरने पे और अपनी आने वाली 10 पुश्तों को तैयार करने में लगा दे रहे हैं। इनका कोई विजन नहीं है जनता का हित करने का। अगर ये जनता का हित करना चाहते तो आज छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी है बहुत ज्यादा चरम पर है, लेकिन दिखाया नहीं जा रहा है। लोग शोषित हैं, लोग पीड़ित हैं। यहाँ पर जो नक्सल समस्या है, जो नक्सल समस्या को बताया जाता है, उसके उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है, ना उस लेवल का कोई वार्ता हो पा रही है। आप सड़कें जाके देख लीजिए सर, जो यहाँ पर जो नेता बन के आए हैं, जो विधायक वगैरह बने, किसी जमाने में बोलते हैं हम गरीब रहे, आज सब करोड़ों की कोठियों में रह रहे। कहाँ से आ रहे सर ये सब पैसे? और जो अभी ईडी और के सब रेड वगैरह पड़ रहे, करोड़ों अरबों रुपए पकड़ा रहे, कहाँ से आ रहे सर पैसे? ये किसके हक के पैसे हैं? जी, साथ ही आपको बता दें, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से या फिर बाहर से, और अगर आप लोगों के कोई सवाल है या आप कोई संदेश देना चाह रहे हैं तो आपके नाम के साथ, आपकी फोटो के साथ आपके संदेश को भी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। जी, लेकिन अब साथ ये चीज आती है कि आपको लगता है कि राष्ट्रीय पार्टियां जो वर्षों से जो है छत्तीसगढ़ में कब्जा करके बैठी हैं और जिस तरह से उनकी बड़ी जो है ऐतिहासिक जीत होती आई है, क्या ऐसे में कोई क्षेत्रीय दल उठेगा और जो है जीत हासिल कर पाएगा इतने बड़े पैमाने पर? क्योंकि तमाम पार्टियां पहले से ही छत्तीसगढ़ में काम कर रही हैं, लेकिन उनको भी वो चीज नहीं मिल पाई है। आपको लगता है कि फिर वहां जाति पात नहीं होगा? लोग, जैसा आपने नाम रखा और जो आप उम्मीद कर रहे हैं कि एक क्रांति के बतौर जो है लोग समझें, यहाँ कोई जातिगत भेदभाव या फिर तमाम ऐसी चीजें न रहे जो विकास में बाधा जो है बनती है, लेकिन फिर आपको लगता है कि ये सब बंद हो जाएगा, लोग जाति पर जाति आधारित वोटिंग नहीं होगी? जी बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए अब जनता जागरूक हो चुकी है। और आज से कुछ साल पहले की मैं बात करता हूं, बड़ी पार्टियां पहले से स्थापित थी, लेकिन दिल्ली में जिस प्रकार से नकार दिया गया बड़ी पार्टियों को, जो कि हमारे सामने की बात है, और फिर वहां एक नई पार्टी का उदय हुआ, आज वो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बन चुकी है। तो हम क्षेत्रीय लेवल पे उतर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता भी सर अब बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है और सबको अपना अच्छा भला दिखता है। भले हो सकता है कि चुनावी दौर जब चलते हैं तो उस समय बड़ी पार्टियां बहुत सारे उनको प्रलोभन देती हैं और पहले भी देते आई हैं, लेकिन जनता को क्लियर हो गया है कि जो उनका अच्छा करेगा हम वोट उसी को देंगे। जाति धर्म से ऊपर उठ चुके हैं सर, और हमारी पार्टी का तो सिद्धांत ही है मानववादी। हम मानवता को लेके चल रहे हैं सर, लोगों के हित के लिए, उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। सत्ता पाना, सत्ता हासिल करना हमारा उद्देश्य नहीं है, जनता को जागरूक करना हमारा उद्देश्य है। और जनता का जो भला करेगा
हम उसके लिए साथ में खड़े रहेंगे और हमारी पार्टी जनता के हित के लिए लगातार काम कर रही है और आने वाले समय में सर इसका आपको रिजल्ट दिखेगा। जी। सबसे बड़ी चीज आती है कि बिहार भी बहुत ही पिछड़े प्रदेशों में उसकी भी गिनती आती है, लेकिन उसके बावजूद भी देश में तमाम आईएएस आईपीएस जो है बड़ी संख्या में हमारा बिहार देता है पूरे राष्ट्र को। छत्तीसगढ़ में भी विद्यालय हैं और पूरे देश भर में जो विद्यालय, जो निजी विद्यालय चल रहे हैं, उनमें कई किताबें जो है बेची जा रही हैं, झोले बेचे जा रहे हैं, ड्रेस बेची जा रही है। और पढ़ना है तो उसके लिए ट्यूशन भी आपको बेची जा रही है, उसके लिए भी आपको अलग से जो है अध्यापक लगाए जा रहे हैं। क्या लगता नहीं है कि निजी जो व्यवसाय है, ये विद्या के मंदिर तो नहीं रह गए हैं? निजी व्यवसाय जो लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं, इनको बंद करने की तरफ आपका उद्देश्य रहेगा या इसको बढ़ावा आपकी तरफ से दिया जाएगा ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति सरकारी विद्यालय में जाकर के जो है उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, पढ़ सके? अगर ये सारी सुविधाएं होती हैं, आपकी तरफ से एजुकेशन को लेकर के कैसे देखते हैं छत्तीसगढ़? सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में लोगों को सिर्फ साक्षर किया जा रहा है, शिक्षित नहीं किया जा रहा है। और जो आपने जो निजीकरण की बात की है, मैंने बताया ना कि जो भी बड़ी पार्टियां आ रही हैं उनमें जो बड़े नेता बन के आते हैं, कहीं ना कहीं उनके शेयर होते हैं सर निजी विद्यालयों में, निजी अस्पतालों में। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर सर, आजाद जनता पार्टी का जो विजन है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जो बच्चा नर्सरी या फिर आंगनबाड़ी में पढ़ने जाता है, वहां से लेके उसकी पूरी शिक्षा का खर्च आजाद जनता पार्टी उठाएगी और वो डॉक्टरेट करे, पीएचडी करे, इंजीनियरिंग करे, वो एक एक खर्चा सर आजाद जनता पार्टी उठाएगी और उस बच्चे को वो जिस योग्यता को हासिल करना चाहता है उसको दिलाने का हम पूरा 100% प्रयास करेंगे। फॉरेन पढ़ने जाएगा अगर मेरे राज्य का बच्चा तो उसका खर्चा भी आजाद जनता पार्टी की सरकार ही उठाएगी। अगर उसको छत्तीसगढ़ से निकल के बेंगलोर में पढ़ाई करनी जानी है, उसकी खर्चा भी हमारा सरकार उठाएगा। तब कहीं जाके सर शिक्षा का स्तर ऊपर उठ पाएगा। मैं आज आपको बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य में मैं जानना चाहूंगा कि कितने नेता हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कितने आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? सर कोई नहीं, एक भी नहीं। जब तक सर इनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे सरकारी स्कूलों में तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि शिक्षा का स्तर सरकारी स्कूलों में अच्छा होगा? ये खुद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ाते हैं, तो सर शिक्षा का स्तर तो ऐसे नहीं उठ सकता है। इसीलिए हमारा एकदम विजन है, कोई भी किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी लेवल का कमाने वाला हो, स्कूल और कॉलेज बराबर होने चाहिए। शिक्षा का सबको अधिकार है, चिकित्सा का सबको अधिकार है। मैं चिकित्सा में भी बोलता हूँ, अगर आजाद जनता पार्टी की सरकार बनती है तो जो छींक आती है सर आदमी को, वहां से लेकर कैंसर तक की बीमारी का इलाज हमारी सरकार कराएगी। ये कोई भी सरकार होता है जो उसका दायित्व होता है शिक्षा और चिकित्सा, जो बेसिक मुद्दे होते हैं वो 100% हम कराएंगे। हमारी राज्य की जनता का एक पैसा जेब से नहीं लगना चाहिए और हम उसके लिए काम कर रहे हैं सर। संविधान को कैसे देखते हैं आप, जो कहते हैं कि किसी की शपथ खाओ तो झूठी न खाओ? अधिकारी संविधान की शपथ तो लेते हैं लेकिन उसके बाद में पालतू हो जाते हैं। ये शब्द इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये लोगों के लिए असंवैधानिक हो सकता है, लेकिन राष्ट्र इससे 75 सालों से पीड़ित है और शायद इससे पहले अंग्रेजी शासनकाल में भी। लेकिन तब वो लोग शपथ अंग्रेजों की लेते थे और काम जो है वो भारत में जो है करते थे। लेकिन आज के दौर में भारत के संविधान की शपथ लेकर के भारत के लोगों से ही घूस लेकर के और भारत के लोगों को ही प्रताड़ित करते हैं अधिकारी, और ये झूठी कसम खाते हैं। ऐसे लोगों को कैसे आप देखते हैं कि इनके लिए क्या कोई अलग से रूल या नियम नहीं बनना चाहिए कि अगर कोई झूठी शपथ लेता है, जिस समय वो भर्ती हो रहा है उस समय उसकी आय कितनी है, क्या हर 5 साल में 4 साल में क्या उसको ट्रैक नहीं किया जाना चाहिए, उसका स्टेटस नहीं देखा जाना चाहिए कि उसके पास कितना असीमित पैसा हो गया है, उसके परिवार में कितना पैसा हो गया है, उसके नॉमिनी के पास कितना हो गया है, रिश्तेदारों में उसने कितना बढ़वा दिया है? ये विधायक और मंत्री जीतने के बाद में पहले तो जो है केवल बहुत ही सिंपल कपड़ों में आते हैं, फिर उसके बाद में तो फिर इनके कपड़ों के तो फैक्ट्रियां लग जाती हैं। ये कैसे जो है, यहाँ कोई मैजिक वगैरह है, जादू है? जो पहले अरविंद केजरीवाल जी भी हमारे पहले बोलते थे कि मैं आऊंगा ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन अभी आकर के फिर वही राजनीति में वही सब कर रहे हैं जो बड़ी पार्टियां कर रही हैं और जो अन्य पार्टियां कर रही हैं। जी सर देखिए, हमारी आजाद जनता पार्टी के लिए संविधान सर्वोपरि है, क्योंकि संविधान से ही हमारा देश चलता है और संविधान में जो जो पॉइंट लिखे हुए हैं सर पूरे देश हित के लिए लिखे हुए हैं। और जैसा कि आपने बोला कि
संविधान का जो अधिकारी है और नेता मंत्री कसम तो खाते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं। सर, हमारे जनता को जागरूक होने ही नहीं दिया गया, दिक्कत ये है। अब हम आगे आ रहे हैं और आने वाले समय में जनता 100% जब जागरूक हो जाएगी तो ऐसे लोगों को इनकी असली औकात बताएगी। क्यों? क्योंकि आज आप झूठी कसम तो खा लिए, आज आप अपना घर तो भर लिए, वो लेकिन जनता के हित का पैसा था, वो जनता के हक का पैसा था। और जनता को जब ये बातें अब धीरे धीरे समझ में आने लगी हैं तो धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि कार्रवाइयां बढ़ती जा रही हैं। और इतना तो मैं आपको बता देता हूं सर, अगर आजाद जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बन गई तो आप ये मान के चलिए जितने छत्तीसगढ़ में जो फालतू की प्रॉपर्टी जो खरीदे हुए हैं, लोगों को, जनता को धोखा दे के जो प्रॉपर्टी बनाई गई है, आप ये मान के चलिए ऐसे लोग सिर्फ सलाखों के अंदर नजर आएंगे आपको। जो कानून है, कानून का पूरा पालन कराया जाएगा, क्योंकि मैं भी एक पुलिस विभाग में सिपाही रहा हूं तो मैं सिस्टम को बहुत अच्छे से समझता हूं सर कि क्या होता है और कौन कितने भ्रष्टाचारी है, कौन कितने पानी में। हमने तो बहुत जमीनी स्तर पर देखा हुआ है, हमसे कुछ नहीं छिपा है। तो वो तो फिर अपनी इज्जत बचाते ही छुपेंगे, क्योंकि जनता का जो खाया है और लोगों को जिसने धोखा दिया उसको तो हम नहीं बख्शेंगे सर। छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित जो है रहा है और लगातार अपना दंश झेल रहा है। हालांकि बहुत सारी अपनी संस्कृति भी समेटे हुए है छत्तीसगढ़ की बहुत तमाम चीजों में। जब भी हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ को छोड़ा नहीं जा सकता है और छेड़ा भी नहीं जा सकता है, दोनों चीजें आती हैं। छत्तीसगढ़ हर क्रांति में जो है आगे रहा है, अग्रणी रहा है। चाहे हम आजादी की क्रांति की बात करें या वो हर तमाम क्रांतियां ऐसी रही हैं जिनमें छत्तीसगढ़ बहुत आगे रहा है। वन संपदा भी अकूत है छत्तीसगढ़ के पास। लेकिन ये जो नक्सल जैसी समस्या है, जो दीमक की तरह धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की छवि, छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़ की पूरी संस्कृति को और स्वयं छत्तीसगढ़ को जो धीरे धीरे निगल रही है, जो चट कर रही है, इसको लेकर के कैसे आप देखते हैं? क्या इसका कोई हल है? और वो भी संपूर्ण हल। ये नहीं है कि आज हल हो गया और फिर कल आपके जाने के बाद कोई समस्या खड़ी हो जाए, परसों खड़ी हो जाए, फिर इसे हल तो नहीं कहेंगे। तो ये कहेंगे कि एक तरह से जो दर्द से पीड़ित व्यक्ति है उसको केवल दर्द निवारक जो है वो इंजेक्शन दे दिया गया या दवाई दे दी गई तो कुछ पल के लिए उसको आराम मिल गया, लेकिन उसकी जो बीमारी है वो तो वैसी की वैसी है और उसकी बढ़ रही है, वो कम नहीं हुई। ये बीमारी कैसे खत्म की जा सकती है? इसे कैसे देखते हैं? यहाँ पर आप केंद्र को देखते हैं या फिर आप राज्य सरकारों का दोष देखते हैं? आप किसे मानते हैं कि दोषी कौन है? जो हमारा युवा जो है वो गलत रास्तों पर चला जाता है, जो लोग पहले से गलत रास्ते पर हैं उनको कोई अवसर नहीं दिया जा रहा है या फिर उनकी समस्याएं हल नहीं हो रही हैं, तो वो फिर अपनी मांगों पर ही अड़े रहते हैं। इसमें एजुकेशन को भी कैसे आप देखते हैं? और क्या वास्तव में जो दुनिया भर में जो बताया जा रहा है कि नक्सली राष्ट्र के साथ गलत कर रहे हैं और उनके साथ भी गलत हो रहा है, तो ऐसे में कौन गलत है? उद्योगपति गलत है, सरकार गलत है, या फिर वहां के लोग गलत हैं जिनको आज छत्तीसगढ़ की तो पहचान नहीं मिल पाई हो भले ही दुनिया में, लेकिन उनको एक नक्सली का जो है टैग मिल गया इंटरनेशनल लेवल पर? जी सर, मैं बताना चाहूंगा कौन गलत है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एकदम स्पष्ट आपको बताता हूं कि जो नीतियां हैं वो नीतियां गलत है। और बहुत सारे लोग तो चाहते ही नहीं कि नक्सल समस्या समाप्त हो जाए, क्योंकि उससे उनके घर चल रहे हैं। दूसरी बात सर, मैं खुद नक्सल क्षेत्र में काम किया हूँ, वहां ड्यूटी किया हूँ, मैं बहुत अच्छे से इन चीजों को समझता हूँ कि जो शोषण होता था किसी जमाने में लोगों का, ग्रामीणों का, वहां से वो चीजें चालू हुई थी और बहुत आसानी से इन चीजों को खत्म किया जा सकता है। और इसका सबसे अच्छा हल है वार्ता। वार्ता करके इन चीजों को खत्म किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर वार्ता का जो मेन लाइन है उसको यहाँ पे अपनाया ही नहीं जा रहा है। चाहे सत्ता में भाजपा भी बैठी, कांग्रेस भी बैठी। 8 साल आज कांग्रेस की सरकार कर ली 2000 से और 15 साल भाजपा की सरकार भी रही, लेकिन जो सही लाइन जो इनको अपनानी थी वो लाइन सही तरीके से नहीं अपनाई गई, क्योंकि नक्सल समस्या के नाम से जो करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग आती है उसका बंदर बांट कैसे हो पाएगा सर? दिक्कत यहाँ पे आ रही है। तो इसमें बहुत लोगों को शिक्षित नहीं होने दिया गया है बस्तर में। उनको शिक्षित होने दिया जाता तो नक्सल समस्या का हल निकलता। वहां के लोगों को सही तरीके से उनको उनकी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। सिर्फ उनके नाम से योजनाएं तो इतनी चलाई जा रही है कि आप गिन नहीं पाएंगे। आज मैं आपको बताता हूँ, बेगुनाह आदिवासियों को कितने सारे लोगों को जेल में भर दिया गया है, तो उनके परिवार वाले आक्रोशित होंगे ही होंगे सर। आप ऐसे ही हरकतें ना करें, आप प्लांट ना करें कोई चीजों को।
और मूल धारा में लाने के लिए भी कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, कुछ लोग आ भी रहे हैं, लेकिन उसमें से जो ओरिजिनल है वो नहीं आ रहे हैं। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, जो मूल धारा में लाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, तो ओरिजिनल जो मूल कैडर के हैं, जो बड़े नक्सली हैं, वो तो सरेंडर नहीं कर रहे हैं मूल धारा में आने के लिए। मेन तो आपको वार्ता वहीं से करनी है। बातचीत बहुत अच्छा हल हो सकता है और इसमें निष्कर्ष निकलेगा जब आप उनको उनके भलाई के बारे में बताएंगे, उनको बताएंगे कि आपका ये रास्ता बिल्कुल गलत है, तो बहुत सारी चीजें सर हल निकलती हैं। आज जैसे कश्मीर में निकला ना सर हल कहीं ना कहीं, तो छत्तीसगढ़ तो एक छोटा सा राज्य है, हम पूरे साधन संसाधन से संपन्न है, हमारे राज्य के लोगों को यहाँ नौकरियां नहीं मिल रही, जो फैक्ट्रियां लग रही है वो बाहरी लोगों को नौकरी दे दे रहे हैं, प्राइवेटीकरण पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सर प्राइवेटीकरण क्यों? जो चीजें शासन चला सकती है उसको प्राइवेट करने की क्या जरूरत है? तो ये सब चीजों का, जल जंगल जमीन का जो उनका मांग है, आप किसी के भी घर में जाके अगर आप उसको हटाएंगे तो उसको तो तकलीफ होगी सर। तो इसका निष्कर्ष बहुत ही आप उनको महत्वपूर्ण सवाल है जिसको लेकर के मैं हमेशा पार्टियों से करता रहता हूँ। भगत सिंह की दो अंतिम इच्छाएं थी, एक तो जो है 1861 का जो काला कानून है वो खत्म किया जाए, और दूसरी इच्छा थी कि उनको फांसी की जगह गोली मार दी जाए। हालांकि ये उनकी जो है दोनों इच्छाएं अधूरी ही रहेगी। अंग्रेजी सरकार में संभव था कि उनकी ये इच्छा पूरी की जा सकती थी, दोनों नहीं तो कम से कम एक तो जो मृत्यु की जो इच्छा है वो हर व्यक्ति की पूरी की जाती, लेकिन उनको फांसी चढ़ा दिया गया, उनको गोली नहीं मारी गई। लेकिन जो उनकी दूसरी इच्छा है जिसके लिए हम सब जिंदा हैं, और भगत सिंह के बड़े बड़े नारे, इंकलाब, ये सब बड़ी बड़ी बातें हम लोग जो करते रहते हैं दिन रात, क्या आज तक उनकी जो दूसरी इच्छा के लिए भी कुछ लोग काम करने वाले हैं? क्या 1861 का काला कानून क्या खत्म होना चाहिए? आप इससे सहमत हैं? और क्या जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक काम जो है करना चाहिए? क्योंकि वो हमारे बीच के ही बेटे हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो हमारे किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, और इस देश में काम कर रहे हैं। छवि भी लगातार उसी वजह से खराब हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसकी वजह से वो सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। उनको पता है सामने वाला व्यक्ति गलत है, उसके बावजूद भी वो उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाते हैं। वो स्वतंत्रता जिस तरह से अंग्रेजों ने उनके ऊपर जो है कब्जा करके नियंत्रण में वो रखे थे, आज भी वो नियंत्रण में ही है। तो इसको लेकर के कैसे आप देखते हैं कि क्या स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए भी कोई कानून बनना चाहिए अथवा नहीं? जी जी बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा आपको, 1861 का जो काला कानून है ये तो खत्म होना ही चाहिए। एक तो 1861 का, 1860 का जो आईपीसी है वो भी खत्म होना चाहिए, और जो पुलिस रेगुलेशन है 1861 का वो भी बिल्कुल खत्म होना चाहिए। जो आधुनिक युग है उसके हिसाब से काम होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूं सर, क्योंकि जब तक ये चीजें बदलेंगी नहीं आधुनिकता के हिसाब से, तब तक इस राज्य में और इस देश में लगातार शोषण होता रहेगा। शोषण से रोकने के लिए तो हमको ये कानून बदलना ही पड़ेगा। मैं आपको ये भी बता देता हूं सर कि आज जैसे अब बहुत सारी आप घटनाएं सुनते होंगे कि बस्तर में ये घटना घटी, इतने जवान शहीद हो गए, उतने जवान शहीद हो गए, आपको आए दिन सुनने को मिलता होगा। सर हमारे जवान शहीद होते हैं, उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। हाँ, यहाँ पर अगर एक नक्सली को गोली मारी, नक्सली का बॉडी बरामद हुआ, तो वहां पे प्रमोशन लेने वाले 100 खड़े रहेंगे और गैलेंट्री मेडल तक के लेंगे। वहां पे फिर आता है डीजीपी के मार्गदर्शन में और पुलिस अधीक्षक के हमरा में, और इनके उनके ना तो ये ग्राउंड पे जाते हैं ना कहीं जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनाम ये लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सर्वोपरि बैठे ऊपर से आदेश दे रहे हैं। अब वहीं मेरे जब 22 जवान शहीद हुए तब क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई हुई वैसे अधिकारियों के ऊपर? आप इसका जवाब मांगता हूं मैं सर, कोई नहीं देने वाला है। जब तक के वो जवाब हमको नहीं मिलेगा, जब मेरे जवान शहीद हुए उसकी गारंटी कोई नहीं लेगा। लेकिन एक दो आप मार लिए, उस पे आप वहां पे बड़े बड़े मेडल और बड़े बड़े तमगे लेंगे, तो सर ये तो गलत है ना। इसीलिए ये कानून बदलना बहुत जरूरी है। सबको समानता का अधिकार है। राजनीति में मैं जब राजनीति में देखता हूं तो मुझे परिवारवाद जैसी चीजें सुनाई देती हैं, लेकिन मेरा अपना निजी मत ये है कि परिवारवाद में अगर पिता की छवि पूरे जीवन भर साफ रहती है और उसका बेटा अगर आना चाहता है राजनीति में तो उसे मौका दिया जाना चाहिए। अगर उसकी भी छवि साफ रहती है, बेदाग रहता है और लोग उसको प्यार करते हैं, तो उसके भी बेटे को आगे जो है राजनीति में जगह देनी चाहिए, क्योंकि राजनीति बनी ही इस चीज के लिए है। ना कि लोग ये साबित करें कि नहीं वंशवाद की राजनीति चल रही है, लेकिन छवि साफ है तो वो लोग भी साफ कर दिए जाते हैं। क्या आपकी सरकार से या आपने अपने एजेंडे में ये तय किया है कि एक तो अनपढ़ व्यक्ति जो है वो विधायक नहीं होगा छत्तीसगढ़ का, दूसरा
जिसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी या शिकायत आने के बाद जब तक उसको क्लीन चिट नहीं मिलेगी तब तक उस व्यक्ति को कोई भी टिकट नहीं दी जाएगी। जी, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? बांग्लादेश में भी संभव है, जिसके ऊपर मुकदमा हो जाता है उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ पाता है। तो क्या छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत समझी जाए? आजाद जनता पार्टी क्या इस पहल पर काम करेगी? और वो भी गंभीर आरोप जिन लोगों पर लगे हों, 100 केस जिनके ऊपर दर्ज है, बलात्कार के केस दर्ज है, फिर भी उनको टिकटें दी बांटी जा रही हैं। तो इसे कैसे आप देखते हैं? क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर रह चुके हैं जहां आपने बहुत सारी तमाम चीजें झेली होंगी और जिसे आप शायद सार्वजनिक रूप से कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो जो पीड़ा है वो शायद आप चाहेंगे जरूर कि इसको हम दूर करेंगे अगर मौका मिलेगा तो। ये बाकी के जो बेटे जा रहे हैं पुलिस में या फिर अन्य अधिकारी रैंक में, तो उनको ये झेलना ना पड़े, उनको अपने जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है वो स्वतंत्रता के साथ काम करने के लिए राष्ट्रभक्ति के साथ वो जो है काम कर सके। जी, तो आप ऐसे में कैसे देखते हैं कि एक एमएलए, अनपढ़ एमएलए एक पढ़े लिखे व्यक्ति को आदेशित करता है कि ये काम करना पड़ता है, करवा लेता है, लेकिन वही जब पढ़ा लिखा वेदाग व्यक्ति अगर वहां होगा तो वो काम करवा ही नहीं, उसको पता है पहले से कि गलत क्या है सही क्या है। तो इसे कैसे आप देखते हैं? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो आपने सवाल किया था राजनीति में परिवारवाद, मैं पूरे देश की जनता और अपने छत्तीसगढ़ राज्य की जनता को ये मैं बोलना चाहूंगा कि अभी आजाद जनता पार्टी का मैं सदस्यता अभियान चला रहा हूं सर, और बेदाग लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को मैं ढूंढ रहा हूं और लोगों से घर घर जाके भी और सोशल मीडिया पे भी अपील कर रहा हूं कि आप हमसे जुड़े। तो सर, जो राजनीति में आना चाहते हैं वो भी यही चाहते हैं कि जो सीनियर रहे हैं हम उन्हीं का झंडा उठाए, आप अपना खुद का बैनर नहीं बनाना चाहते। दिक्कत पब्लिक के साथ ये है कि जब तक पब्लिक खुद खुल के नहीं आएगी तब तक परिवारवाद चलता रहेगा। फिर वंशानुवाद, परिवारवाद को अगर खत्म करना है तो पब्लिक में से पढ़े लिखे लोगों को आगे आना पड़ेगा, और जो अच्छी विचारधारा की पार्टी, मैं ये नहीं बोलता कि मेरे साथ जुड़े, अगर आपको कोई भी विचारधारा की जो पार्टी आपके विचारधारा से मेल खाती है आप उसके साथ आइए, जुड़िए और उसके साथ अच्छा कार्य कीजिए। और अगर आप उसको आगे बढ़ाइए, तब हो पाएगा। दूसरा चीज सर, आपने बोला कि जिनके ऊपर एफआईआर है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में मैं आपको बता देता हूं सर, मेरे ऊपर ही झूठे 5-5 एफआईआर है। मैं पुलिस विभाग का सिपाही और मेरे अधिकारी मेरे ऊपर 5-5 झूठा एफआईआर कर दिए हैं। तो दूसरों का मैं क्या बताऊंगा? तो ये जो झूठे एफआईआर करते हैं सर, तो एफआईआर होने से कोई फर्क नहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन आपने जो बोला कि जो गंभीर आरोप है, जिनके ऊपर हत्या, बलात्कार और इस टाइप के जो गंभीर आरोप हैं, जो देश का हित नहीं करते, जो जनता का हित नहीं करते, ऐसे लोगों का बिल्कुल बाइकाट होना चाहिए। गंभीर आरोपों की यही बात कर रहा हूँ। गंभीर आरोप में जैसे किसी के ऊपर 302 लग गया, 376 लग गई, तो ये गंभीर आरोप है। छोटी मोटी एफआईआर में तो चलिए वो तो लोग रंजिश वश भी लगवा देते हैं, तो ऐसे में तो कहेंगे चुनाव न लड़ पाए इसके लिए एफआईआर करवा दो, बहुत मामूली सी बात हो जाएगी लोगों के लिए। लेकिन जो गंभीर आरोप है वो लगवाए नहीं जाते हैं ऐसे, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रावधान रखे जाने चाहिए कि अगर झूठ केस पाया जाता है तो उसको भी ऐसे कानूनों पर भी चलो। लेकिन अभी फिलहाल तो प्रश्न मेरा यही है कि गंभीर आरोपों वाले क्या लोग लड़ने चाहिए जिनके ऊपर लगे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, और हमारी पार्टी में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान भी नहीं है, क्योंकि हम शिक्षा और चिकित्सा के लिए मेन बेस बना के आ रहे हैं। हमको लोगों को योग्य बनाना है, तो उनको अपराध से दूर करना पड़ेगा और उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। मैं आपको आज आपके इस मंच से बता रहा हूं सर, आज लोगों के ऊपर एफआईआर होते हैं, लोग जेल में रहते हैं, तो आपको जो 18 साल से 25 साल के लोगों तक के आप जेलों में जाके देखिए तो पूरे जेल भरे हुए हैं, 18 से 25 उम्र के लोग। क्यों? क्योंकि सर उनको कानून का ही ज्ञान नहीं है। आपने कब पढ़ाया उनको कानून? उनको कानून के बारे में बेसिक जानकारी कब दी गई? उसको तो पता ही नहीं क्या होता है। वो लोग सुने सुनाए होते हैं जो 376 में जेल चले जाते हैं, 302 में जेल चले जाते हैं, बाकी मामले तो लोगों को पता ही नहीं क्या होता है। सर, कानून की शिक्षा बहुत जरूरी है इस देश में। 6वीं क्लास से कम मैं चाहता हूं कि बच्चों को कानून की शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि 12वीं के आते तक के उसको ये पता होना चाहिए कि क्या अच्छा और क्या गलत, क्या सही, तब वो अपने जीवन का निर्णय ले पाएगा। और आजाद जनता पार्टी इस पे काम कर रही है सर, और 100% काम कर रही है। और आपको ये भी बता देता हूँ, हमारी पार्टी में गंभीर अपराध के अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। पढ़े लिखे लोगों को ही हम टिकट देंगे और पढ़े लिखे लोगों के साथ ही हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति अपने
आपके एक सवाल का जवाब दे देता हूं सर मैं। आपने बोला अनपढ़ व्यक्ति मंत्री बनकर पढ़े लिखे आईएएस और आईपीएस को चलाता है। बहुत सही सवाल था सर आपका। जब तक चमचागिरी और गुलामी रहेगी तब तक पढ़े लिखे चम्मच पैदा होते रहेंगे और वो अपनी चमचागिरी करने के लिए, करोड़ों की संपत्ति बनाने के लिए अनपढ़ आदमी को भगवान बनाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि सच बोलने में उनको डर लगता है, सच्चा काम करने में उनको डर लगता है। उनको पता है कि अनपढ़ आदमी आया हुआ है, इसको मैं चला लूंगा और करोड़ों की संपत्ति बना लूंगा। तो ऐसे लोग देश के लिए दीमक हैं और घातक हैं। इनको तो हटाना बहुत जरूरी है। अनपढ़ व्यक्ति चुनाव नहीं जीतते सर, उनको जितवाया जाता है ताकि वो वहां पे बैठे और हम फिर उसके बाद मलाई खा सके। एक सवाल है कि इस देश में लगातार जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो लोग योगी जी को याद करने लगते हैं कि नहीं, हमें तो योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। कहीं बड़ा घटना क्रम हो जाए तो उसमें उनको पता है, लोग भले ही वो किसी पार्टी के हों लेकिन उनको एक उम्मीद दिखती है कि नहीं, योगी जी का शासन जो है वो बहुत ही अपनी जगह पर सही है। आप कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो है योगी आदित्यनाथ जी के शासन को? क्योंकि वो पार्टी बतौर तो चलते नहीं है, पार्टी में बहुत सारे मुख्यमंत्री उनके पुराने भी, हरियाणा में भी हैं, दंगा हो गया, कुछ नहीं हुआ। सरकार उनकी मणिपुर में भी थी भाजपा की, लेकिन भाजपा वर्सेस अगर ये देखा जाए कि योगी आदित्यनाथ, तो इन दोनों में आप किसके शासन को बेहतर आप मानते हैं कि भाजपा की तरह जो है पार्टी के बेस पर, या फिर जरूरत पड़े तो फिर योगी जैसा भी हो जाना चाहिए? अगर सिस्टम सुधारने की बात आए, देश सुधारने की बात आए, अगर लोगों को सुधारने की बात आए, और पता ही है कि अगर वो लाठी के दम पर सुधरेंगे तो फिर लाठी उठा लेनी चाहिए ताकि पीढ़ियां जो है कम से कम मनुष्य रूप में पैदा हो सके, राक्षस न बने। जी सर, ये तो व्यक्तित्व की बात है। ये योगी जी का व्यक्तित्व है। पार्टी लाइन पे काम करते तो शायद ये ना हो पाता, और बड़ी पार्टियां पार्टी लाइन पे ही काम करती तो उनका व्यक्तित्व अच्छा है और वो अपने हिसाब से शासन को चलाते, क्योंकि अगर चलाना है तो चलाना भी चाहिए। आज छत्तीसगढ़ राज्य की मैं बात करता हूं तो दिल्ली से डिसीजन लेंगे तब यहाँ पे कुछ लागू करेंगे, अन्य राज्यों में भी दिल्ली से डिसीजन लेंगे तब हम लागू करेंगे। टिकट भी बांटना है तो आपको दिल्ली से ही पूछना है, तो फिर सर यहाँ की राजनीति क्यों कर रहे हो? बंद कर दो। तो अपने व्यक्तित्व के हिसाब से काम करना चाहिए सर, और हम उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं जो पब्लिक के हित में होगा। आजाद जनता पार्टी उसी लाइन पे ही काम कर रही है और उसी के लिए ही हमारे विचारधारा है, क्योंकि ग्राउंड लेवल के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। तो जो हमारे राज्य का व्यक्ति का बुराई करेगा और गलत करेगा, हम उसको उखाड़ फेंकेंगे, चाहे नीति कोई भी अपनानी पड़े, और जिसकी जो जगह है उसको उस जगह पे पहुंचाया जाएगा। ये तो मैं भी बोलता हूँ सर। जी, आरक्षण किस आधार पर होना चाहिए राष्ट्र में? गरीबी के आधार पर होना चाहिए, जातिगत होना चाहिए? आज के दौर में आप कैसे देखते हैं आरक्षण को लेकर के? क्योंकि आरक्षण तो रहेगा रग रग में, राजनीति जब तक रहेगी इस देश में, तो उसको तो अभी ये जो है इसको तो स्वीकारना पड़ेगा। आज नहीं तो कल स्वीकारेंगे जितनी जल्दी उतना ही अच्छा होगा, ताकि हमारा युवा जो है वो बेहतर हो सके, हमारा भविष्य बेहतर हो सके। इसके लिए जो वर्तमान है उसको स्वीकारना पड़ेगा कि अगर हम कहीं पर गलत हैं या सही हैं, हमें उसे सुधारना भी पड़ेगा और स्वीकारना भी पड़ेगा। तो आरक्षण को लेकर के जो है वो उज्जवल दीवान जी कैसे देखते हैं कि क्या आरक्षण में बदलाव होने चाहिए? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था 10 साल तक के लिए आरक्षण है, 75 ईयर्स बीत गए हैं। तो अब ऐसे में आप कैसे देखते हैं, अगर बदलने की आवश्यकता पड़ी तो आप कैसे बदलेंगे? गरीबी के आधार पर या फिर जातिगत को थोड़ा सा बढ़ावा देंगे कि जिनको नहीं मिल रहा उनको भी शामिल किया जाएगा? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं छत्तीसगढ़ राज्य में रहता हूं। यहाँ लगभग 32% आदिवासी समुदाय है और आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था कि 10 साल के लिए रखेंगे, और उन्होंने, लेकिन सर आज 75 साल बाद भी अगर हमारा यहाँ का समुदाय अग्रणी नहीं हो पाया है तो इसके लिए 75 सालों में जो जो सरकार में बैठे उन्होंने क्या काम किया, पहली बात तो। और सिर्फ आदिवासी समुदाय की बात नहीं करता हूँ, फिर अन्य समुदायों में मैं आता हूँ जो हमारा एससी कैटेगरी है, हमारा ओबीसी कैटेगरी है, हमारा जनरल कैटेगरी है। आज छत्तीसगढ़ राज्य में सभी का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो सर, जब तक के अंतिम नागरिक का डेवलपमेंट नहीं होगा और वो योग्य नहीं बनेगा, तब तक तो मैं आरक्षण के पक्ष में हूँ। जिस दिन हमारे देश के एक एक नागरिक का योग्यता हासिल कर लेगा वो,
उसके बाद तो मैं खुद भी बोलूंगा कि हाँ भाई अब योग्य हैं, जो फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था 10 साल के लिए, तब फिर मैं उनके पक्ष में चला जाऊंगा। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है मेरे राज्य की कि यहाँ पे आरक्षण को खत्म किया जा सके। दूसरी बात सर, जो एक अपील है, एक निवेदन है, मैं ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारे एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग से जो लोग हैं जिनको रियल में आरक्षण मिला हुआ है, और वो किसी किसी घर से एसपी हैं, किसी से कलेक्टर हैं, किसी से और भी बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये व्यक्तिगत निवेदन है, कि आप जब बड़े पद पे बैठ गए हैं और आपने वो योग्यता और वो परिस्थितियां हासिल कर ली हैं जिसका अंबेडकर जी ने सपना देखा था कि 10 साल में आपको मिलना चाहिए, तो आज आपको वो स्थिति हासिल हो गई है, तो आप उस जगह को छोड़ दें ताकि जो पिछड़े हुए हैं उनको आगे आने का मौका मिले। आज मैं देखता हूं सर, एक ही घर से 10 कलेक्टर निकल रहे हैं, एक ही घर से राजपत्रित अधिकारी निकल रहे हैं, और वहां से तो जो पिछड़ा है वो तो पिछड़ा ही रह जा रहा है ना सर, उसको मौका ही नहीं मिल रहा है। तो आरक्षण तो सर स्थायी हो जा रहा है। तो मेरा कहना यही है कि जो योग्य हो चुके हैं अगर वो छोड़े तो पिछड़ों को आगे आने का मौका मिले, ताकि भविष्य में फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जा सके। जी नहीं, आपकी बात बहुत ही इसलिए भी अच्छी है क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा कि छत्तीसगढ़ जो ऐसा राज्य है जो ज्यादा पिछड़ा है, और सही मायनों में जिनको आरक्षण मिल जाता है वो छोड़ते नहीं है। अगर वो छोड़े और उनको वो भी उतना ही सोचे जितना भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर साहब जितना सोचते थे दलितों के उत्थान के लिए, तो उतना जो है ये लोग अगर सोचने लग जाएं तो मुझे लगता है कि ये कम्युनिटी बहुत आगे अब तक जो है आ चुकी होती, बढ़ गई होती, और ये व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक जो है सुधर गई होती। मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रश्न है, महिलाओं का जो समाज में शोषण होता है और होता आ रहा है उसे कैसे देखते हैं? बहुत सारे कानून बने हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो है बनाई गई हैं, लेकिन और उसके साथ ही पुरुषों का भी अब शोषण शुरू हो चुका है। कहीं किसी के ऊपर फर्जी और गलत मुकदमे लगवाए जा रहे हैं, कहीं किसी को फंसाया जा रहा है। तो दोनों चीजों को कैसे आप देखते हैं? क्या पुरुष आयोग भी बनाने की वकालत आप करते हैं? पुरुष आयोग को आप देखते हैं कि जिस तरह से साल में कई हजार लोग जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं, पुरुष केवल जो है घर घर से तंग आ करके। तो ऐसे में अगर महिला आयोग है, विशेषाधिकार है, बहुत अच्छी बात है और उनके कानूनों पर अमल होना ही चाहिए, उनको वर्षों से ये चीज मिलती आ रही है। पुरुष आयोग को कैसे देखते हैं? क्या बनना चाहिए? क्योंकि देश में तमाम लोग पीड़ित हैं और वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जो हमारे लिए भी, हम कौन से दरवाजे पर जाए इंसाफ मांगने के लिए। जी सर देखिए, जो महिलाओं का शोषण होता आया है उसको खत्म करने के लिए बहुत से कानून बने हैं, लेकिन अभी भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। गरीबों को आज भी भटकना पड़ता है सर, जिनके नाम के पीछे बड़ा नाम नहीं है या जिनके साथ कोई बड़े लोग नहीं आते हैं, वो आज भी भटकते हैं न्याय के लिए। तो कानून का तो सख्ती से पालन होना चाहिए। फिर आप जो बता रहे हैं कि जो पुरुष आयोग की बात कर रहे हैं, जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, वो दिख रहा है सर हमको भी, बहुत सारे प्लांट किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। इसमें जो कानून के रखवाले हैं ये उनकी जिम्मेदारी होती है सर, जो बड़े पदों पर बैठे उनकी जिम्मेदारी होती है कि आप पहले किसी भी आवेदन पर, किसी भी शिकायत पर पहले निष्पक्ष जांच कीजिए। जांच के उपरांत जो निष्कर्ष आता है, आप उस निष्कर्ष पे कार्रवाई करेंगे तो बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं, बहुत लोगों की जिंदगियां बच सकती हैं। आज नहीं तो जेल में बहुत सारे लोग झूठे आरोपों में भी जेल काट रहे हैं, और उसका कारण है कि सही तरीके से जांच नहीं की जाती है और कई जगह तो प्लांट किए जाते हैं। मैंने तो ये भी स्थिति देखी है। तो पुरुष आयोग बनना चाहिए। जब महिला आयोग हो सकता है तो पुरुष आयोग क्यों नहीं हो सकता? जब बाल आयोग है, और मैं तो ये भी बता देता हूँ कि अन्य जैसे कि अनुसूचित जनजाति आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, वैसी ओबीसी आयोग है, तो वैसे सामान्य वर्ग का भी आयोग बनना चाहिए, ताकि सभी की बात सुनने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक मंच होना चाहिए, ताकि वो अपनी बात किसी मंच पे जाकर रख सके। बिल्कुल, कि सरकार तक पहुंचाई जा सके किसी माध्यम से, जैसे कि बाकी चीजें भी सुननी जा रही हैं। नहीं, बिल्कुल आपके अच्छे विचार हैं। एक चीज और, मैं कानून व्यवस्था पर ही मेरा एक प्रश्न ये है कि अगर कोई व्यक्ति अदालत में लड़ना कम मुकदमा चाहता है तो भी लड़ सकता है, लेकिन उसके लिए वकील जो है वो किया गया है, जो वर्षों से एक परंपरा बनाई गई है हमारी अदालतों में कि आप वकील के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं, उसको तरीके पता है बात क्या रखनी और कैसे रखनी, इसके लिए वो अधिवक्ता की आवश्यकता होती है। हम वर्षों से ये देखते आए हैं कि 12वीं पास जो है वो हमारी कंप्लेन लिखता है, ग्रेजुएट हमारे
उस केस पर जो है जांच पड़ताल करता है और वो जांच बना करके भेज देता है, भले ही उसका बयान न माना जाए। लेकिन हमारी जो टीम है उसको उसके द्वारा लिखा गया बयान, उसके द्वारा पेश की गई चार्जशीट, वो तो अदालत में भी मान्य है। उसके द्वारा लिखी गई एफआईआर को कोई काट नहीं सकता है, उसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। क्या आपको लगता है कि आज समय बदल गया है, आज जो एफआईआर लिखने वाला है कम से कम वो स्पेशलिस्ट तो हो उस चीज में, उस विषय में माहिर तो हो, सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा पकड़ सके, कुछ जान सके। दूसरी चीज है कि जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो कम से कम आईपीएस तो होना ही चाहिए। अगर आईपीएस की बात आती है तो अगर वो इन्वेस्टिगेशन करेगा तो बहुत सही ढंग से करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर कल को कोई हमारी इन्वेस्टिगेशन में कोई गलती या खामी पाई गई तो हमको कोर्ट के द्वारा फटकार तो लगेगी ही, और दूसरा हमें शायद सजा भी हो सकती है, निलंबित भी किया जा सकता है। तो क्या आप समझते हैं कि आज बहुत सारी चीजों की बदलाव की आवश्यकता है, बहुत सारी चीजों की जो जरूरत है, जो बहुत छोटी छोटी चीजों की जरूरत है। जैसे आज आधुनिक युग में माइंड रीडर हो गए हैं, अगर थाने पर एक एक माइंड रीडर भी अगर बिठा दिया जाए, इतनी ज्यादा थाने भी नहीं है, एक नौकरी अलग से निकाल दी जाए, तो जो छोटे मोटे केस हैं वो तो पहली बात तो आएंगे नहीं, और बहुत सारे तो डर के कारण जो झूठे केस हैं वो बहुत कम लिखे जाएंगे। उनको पता है माइंड रीडर हमारे बारे में ये बता सकता है, पढ़ सकता है, तो दो चार छह चीजें वो बताएंगे, तो दो चार चीजों में वो खुद ही हाथ पैर कांपने लगेंगे, उसके लोगों की हिम्मत नहीं पड़ेगी। क्या ये इसका सहारा लिया जा सकता है? मैं ये समझना चाहता हूँ, ताकि लोग जो है कोर्ट के चक्कर तक न पड़े, पहले सुलझ जाए। बहुत ऐसी सारी चीजें हैं। आधुनिकता के साथ कैसे हम अपने समाज को जोड़ सकते हैं? बहुत सारे कंट्री हैं, बहुत सारे कंट्री में ये सुविधाएं जो है जो दी जा रही हैं वो उनको जो है अपना रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ वही पुरानी परंपरा। तो ये पुरानी परंपरा से क्या उज्जवल दीवान साहब चाहते हैं कि नई परंपरा के साथ भी हम भारत को जोड़ सकें और बेहतर ढंग से जोड़ सकें? जी सर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मैं चाहता हूं कि क्लास 6 से बच्चों की पढ़ाई कानून की चालू हो जाए, ताकि क्लास 12 तक के पहुंचते तक वो बच्चा कानून का जानकार हो जाए 100%। तो इससे क्या होगा सर, जब वो बच्चा कानून का जानकार हो जाएगा तो जो आपने बताया कि वकीलों की आवश्यकता पड़ती है और ये होता है, तो आदमी खुद समझदार रहेगा, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है उसको सारी चीजें पता चल जाए रहेंगी। इसके बाद में फिर जब वहां से कानून का उस बच्चे को ज्ञान होगा तो वो अच्छा और सही गलत को ज्यादा अच्छे से देख पाएगा। सेम कंडीशन सर लागू होती है कि जब हम बोलते हैं 12वीं पढ़ा हुआ आदमी लिखता है, लेकिन वो 12वीं पढ़ा हुआ आदमी सर जो सिपाही हवलदार जो भी एफआईआर लिखता है, जो भी वहां पर बैठा होता है, वो विवेचक जो करता है, उसने एक विशेष ट्रेनिंग ली होती है, वो उसकी पढ़ाई किया रहता है, तब वो वहां पर जाकर लिखने के योग्यता हासिल करता है। तो उसके लिखे पे मैं ये नहीं बोलता, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि उनके ऊपर इतना ज्यादा दबाव डाला जाता है और उनको इतना प्रेशराइज किया जाता है कि उनको झूठे केस लिखने के लिए भी मजबूर किया जाता है, और झूठे केस लिख के झूठे तरीके से जांच की जाती है, प्लांट किया जाता है, जो मैंने आपको बताया था। तो ये जिनका कोई माई बाप नहीं होता, जिनके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ नहीं होता, या बड़े लोग या बड़े नेता या बड़े अधिकारी जिनको फंसाना चाहते हैं, ये उनके लिए जो काम करते हैं ना सर, तो ऐसे सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और आपके लिखे हुए चीज को मान ली न्यायालय मानता है, तो न्यायालय तक अगर कोई जा रहा है तो आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। और मैं बोलता हूँ झूठे केस करने वाले पे और झूठे केस लिखने वाले पे, दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जो उनके सुपीरियर हैं, जो आपने आईपीएस की बात की थी, उनको 90% को तो खुद का ज्ञान नहीं है सर। मैं आज बोलता हूँ, छाती ठोक के बोलता हूँ आपके मंच से, 90% लोगों को खुद को ना तो पुलिस रेगुलेशन का ज्ञान है और ना तो सही तरीके से कानून का ज्ञान है। बस आते हैं, बड़ी बड़ी भाषण देते हैं और चले जाते हैं। इनको पहले खुद अच्छे तरीके से सीखना चाहिए। सबसे ज्यादा नियम कायदे कानून अगर कोई तोड़ता है तो आईपीएस अधिकारी तोड़ता है। पुलिस रेगुलेशन की धज्जियां उड़ाता है वो आईपीएस अधिकारी उड़ाता है। तो सर पहले तो उन्हीं की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। जब किसी के ऊपर झूठा आरोप और झूठा केस लगाया जाता है तो उसके लिए उनकी जिम्मेदारी तय कर दीजिए, अपने आप सिस्टम सुधरने लग जाएगा। हमारे आज के सवाल इस पार्ट में तो बस इतने ही हैं। तमाम दर्शक हमारे देख रहे हैं और उनसे निवेदन भी रहेगा कि अगर उनके कोई सवाल है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली बार जब हम एक जो सेकंड पार्ट में हम बिल्कुल दीवान साहब से ये सवाल भी रखेंगे। और आपकी अगर कोई मांगे भी है, आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसी भी मांगे होनी चाहिए
या फिर उनको लेकर के सरकार में अगर कोई आता है, कल को बनता है, तो उसे ये बदलाव करने चाहिए ताकि अपने एजेंडे में भी शामिल कर सकें और ख्याल रख सकें कि जब भी इनकी मीटिंगें हों या फिर इनके जो नेता लोग हैं वो जब भी कहीं जाएं तो उन मुद्दों को भी जो है उठा पाएं। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि अगर कोई अपील आप हमारे चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए या देश के युवाओं के लिए आप करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। और कोई मैसेज अगर आप खास करके हमारे देश में जो महिलाएं हैं, जो छात्र हैं, जो हमारा युवा है, मध्यम वर्ग के लिए कभी कोई अपील नहीं करता है, परेशान रहता है। मध्यम वर्ग कहता है कि गरीबों को तो निःशुल्क मिल जा रहा है सिलेंडर, लेकिन हमको भी उतने में है और जिसकी 70,000 लाख रुपए सैलरी आ रही है उसको भी उतने में। तो कम से कम वो ये चाहते हैं कि कुछ तो रहम करिए, मध्यम वर्ग को अमीरों के साथ मत जोड़िए। अगर मध्यम है तो मध्यम ही रहने दीजिए। अगर हमें 1000 का सिलेंडर मिल रहा है, हमारी सैलरी 20,000 रुपए है, तो जिसकी लाख रुपए उसको कम से कम 3,000 4,000 में दीजिए। तो इसे, हालांकि ये बहुत सारी चीजें आती रहती है, लेकिन इसे कैसे आप देखते हैं, बाकी आप जो है क्या संदेश आप देना चाहते हैं उसे आप जो है दे सकते हैं। सर मैं बताना चाहूंगा, जो आज के डेट में जो बड़े अधिकारी आईएएस आईपीएस जो आप बता रहे हैं लाख रुपए, और सिर्फ आईएएस आईपीएस की बात नहीं करता, जो अन्य पब्लिक डिपार्टमेंट में जो प्राइवेट कंपनियों में भी काम करते हैं जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा है, उनको खुद को सोचना चाहिए सर कि उनको खुद को सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्योंकि वो लोग भी अपने आप को मध्यम वर्गीय बताते हैं और जो 12,000 15,000 20,000 की सैलरी में काम कर रहे हैं उनको भी मध्यम वर्गीय बताया जाता है। तो सर मध्यम वर्गीय का भी क्राइटेरिया होना चाहिए, लोअर मिडिल क्लास की एक अलग परिभाषा होनी चाहिए कि उन्हें क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। आजाद जनता पार्टी तो सर मैं बताया कि हमारी पार्टी इसीलिए सोच रही है कि एक एक नागरिक की जिम्मेदारी मेरी है, चाहे वो किसी मंत्री का बच्चा हो, चाहे किसी आईएएस का बच्चा हो, चाहे किसी गरीब परिवार का बच्चा हो, चाहे किसी शासकीय कर्मचारी का बच्चा हो, तृतीय श्रेणी कर्मचारी का बच्चा हो, इन सब के लिए बराबर एजुकेशन और बराबर चिकित्सा की व्यवस्था कराना मेरा कर्तव्य है, हमारे लोगों का कर्तव्य है। और पूरे राज्य की और देश की जनता से मैं अपील करना चाहूंगा कि जो युवा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो हमारे साथ आए। अगर हमारे साथ नहीं आ सकता तो अपनी विचारधारा के साथ, अच्छे लोगों के साथ अपनी एक नई टीम तैयार करे और उस टीम के साथ जुड़कर काम करे ताकि लोगों की भलाई का काम किया जा सके। यहाँ पर स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि राजनीति स्वार्थ की नहीं होती, राजनीति निस्वार्थ होनी चाहिए। घर बनने के लिए और भी बहुत सारे रास्ते हैं, और वीआईपी प्रथा जो होती है, जो दिखावे की प्रथा होती है, इसको समाप्त किया जाए। इसके लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप अपना जो है आप शेयर भी कर सकते हैं, अगर वेबसाइट, आप अपने संपर्क सूत्र अगर आप चाहें तो, ताकि जो देखने वाले लोग हैं बहुत सारे आपका नंबर या तमाम चीजें खोजने की कोशिश करेंगे। वो ये कई बार मेरे पास जो है प्रश्न आए कि आप जिन्हें भी इंटरव्यू में लाते हैं और मुझे उनकी आवश्यकता पड़ती है तो फिर हम उनसे कैसे संपर्क करें, तो हम खोज नहीं पाते उनको। तो अगर आप चाहें तो आप अपना नंबर भी कार्यालय का, ऑफिस का आप शेयर कर सकते हैं, वेबसाइट या फिर सोशल माध्यम से, जिस माध्यम से लोग आपसे जुड़ सके। जी सर, फेसबुक में मेरी आईडी है उज्जवल दीवान न्यू नाम से है, आप उस पर जुड़ सकते हैं। आप व्हाट्सएप में और कॉलिंग में मेरा नंबर है 9439289529, आप इस पे मुझसे जुड़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम में भी मेरी आईडी है उज्जवल दीवान के नाम से, और टेलीग्राम में भी हमारा ग्रुप चल रहा है आजाद जनता पार्टी का। आपका ट्विटर में भी है मेरा उज्जवल दीवान के नाम से आईडी, तो आप मेरे से किसी में भी जुड़ सकते हैं। और युवाओं से अपील है कि आगे बढ़कर आए, बदलाव की मुहिम है, साथ दें ताकि देश की जनता का विकास हो सके, छत्तीसगढ़ राज्य की जनता का विकास हो सके। तो हमारे साथ आज जुड़े थे, खास मेहमान थे हमारे उज्जवल दीवान जी, जो संस्थापक और अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ से। आजाद जनता पार्टी के जो एजेंडे हैं वो वास्तविक में जो राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही ठीक और सटीक हैं, और ऐसे में उन्हें चाहिए कि राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं जो तमगा लेकर के बैठी हैं वो केंद्र तक ठीक है, लेकिन राज्यों की अगर हालात और चीजें सुधारनी है तो आपको चेहरे चुनने पड़ेंगे, पार्टियां नहीं। तो फिर आप पार्टियों के पीछे दौड़ते रहेंगे, आप अपने एजेंडे और आप अपना भला कब करेंगे? आप अपने राज्य और राष्ट्र का भला अगर आप चाहते हैं तो आपको क्षेत्रीय दलों को जीवित रखना पड़ेगा, उनको जिंदा रखना पड़ेगा, उनको जिंदा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत आवश्यक है कि आपको जिंदा रखेंगे
जब आप राष्ट्रीय और बड़ी चीजों को ही जिंदा रखते हैं तो आप उसमें खत्म हो जाते हैं, आपका वजूद, आपका अस्तित्व, आप स्वयं जो है नष्ट हो जाते हैं। तो छोटी चीजों को भी जिंदा रखना बहुत आवश्यक है, हर चीज को जिंदा रहना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि क्षेत्रीय दलों को जो है ऐसी जगहों पर, ऐसे राज्यों में जरूर जो है आना चाहिए जहां पर उनकी आवश्यकता है, क्योंकि वो वहां पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीपी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।